ये ब्रेक हो गया। हम कर रहे थे सेक्शन 101 मर्डर। ओके, तो डरना मत, मर्डर ही तो कर रहे थे। हमारा बचा था एक्सेप्शंस, तो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर। मैंने इनको 2 पार्ट्स में कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। इसमें मैंने आपको सारे एक्सेप्शंस पिछली बार करा दिए थे, सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर इसको आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार सब्सक्राइब तो कर दो। कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, कुछ व्यूज़ मिल जाएं, कुछ लाइक्स मिल जाएं, कुछ शेयर करो यार। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपकी स्लाइड्स पर। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ अपनी पेन और पेपर उठाकर ज़रूर बैठो, अपने नोट्स बनाते जाओ। और ये मैंने आपको शुरू से गारंटी दी है, मेरे वीडियोस के बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बीएनएस में आपका कंपटीशन हो, चाहे क्लैट हो, चाहे एलएलबी का कोई सा भी एग्जाम हो, जुडिशरी का, आपका निकलेगा ज़रूर। क्योंकि हम इतनी डिटेल्स में हर चीज़ करेंगे, इतने सारे केसेस लेते हैं और इतने इंटरेस्टिंग तरह से करेंगे कि आप इसको भूल जाओ। ये तो हो नहीं सकता है ना। तो ये तो हमने अभी पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना था एक्सेप्शंस। तो हमारा पहला जो एक्सेप्शन है वो है बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब एकदम से बहुत बड़ा उकसाना किसी को, उसे इतना परेशान करना, उसको भड़काना कि वो मर्डर कर दे। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं है। अगर जो ऑफेंडर है, जो भी जना खून करने गया है, अगर उसको डिप्राइव ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मतलब कुछ देर के लिए अपना होश और हवास खो बैठा है और इतना वो कुछ देखकर इतना भड़क गया, इतना परेशान हो गया है कि वो सामने वाले का खून कर दे। ठीक है, अब ये जो खून है ये गलती या एक्सीडेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि जो है मैं सोच समझ के गया और मैं ऐसे ही टाइम पर पहुंचा देखकर, नहीं, ये सब कुछ बाई चांस होना चाहिए। क्लियर? तो अगर जो है किसी ने भी किसी सामने वाले की हत्या करी है, लेकिन तब करी है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इतना ज़्यादा गुस्से में कि वो सही गलत नहीं समझ पा रहा था, तो गलती से उसने गुस्से में आकर सामने वाले का खून कर दिया। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन है, ऐसे तो हर जना ही कह देगा ना, इसने मुझे मारा, मेरे को गुस्सा आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने उसका खून कर दिया। क्या ये कर सकते हो आप? नहीं ना, उसने थप्पड़ मारा आप खून कर दो। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन हैं जब ये प्रोवोकेशन नहीं चलता? पहला क्या है? सॉट और वॉलेंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज, मतलब पहले तो मैं जाऊँ, ठीक है, ये मैं हूँ और मैं जाऊँ पहले तो इसको खूब भड़काऊँ, मैं इसको भड़काऊँ कि तू, तेरे में क्या ताकत है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जैसे ही मुझे एक थप्पड़ मारे मैं इसका खून कर दूँ। ऐसे नहीं हो सकता। मतलब मैं सामने वाले के को भड़काऊंगा और तब वो मेरे पे कुछ करेगा, तब मेरे पे नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग किसकी है? भड़काने तो मैं गया हूँ ना। तो कानून इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि आगे ना देख पाए। गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ, मतलब अगर सिविल सर्वेंट है और वो अपने लॉफुल एक्सरसाइज, मतलब अपनी ड्यूटी को बजाते हुए अगर वो किसी का खून कर देता है लॉ के अंडर, तो वो क्या होगा? वो इसमें कवर नहीं होगा। क्लियर? गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर लॉफुल ध्यान रखते जाना कि लॉफुल जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर है, तो फिर ये इसमें भी ये काउंट होता है। क्लियर? तो अगर जो प्रोवोकेशन जो है अगर इन सब में आता है तो फिर एक्सेप्शन 2 में वो नहीं आएगा। अब इसके लिए जो सबसे फेमस केस था वो रुस्तम मूवी अगर आपने देखी है तो उसी का है, के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, मतलब भड़काने के जो नियम है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा ये भड़काया है, ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है या नॉन अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब इरादतन हत्या या गैर इरादतन। तो इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस लॉ को डिस्कस किया और ये ऑब्जर्व किया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो ये तब होगा जब एक रीजनेबल आदमी, मतलब एक कॉमन मैन, कोई भी बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी, मतलब अगर यहाँ पर पुलिस वाला है तो हम पुलिस वाले को उसी स्टेटस से कंपेयर करेंगे, हर तरह का नहीं। जो अगर कोई भी नॉर्मल आदमी उसी की जगह पर होता, उसी सिचुएशन में होता, ऐसी कंडीशन में होता, तो क्या वो इतना प्रवोक हो जाता कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल होकर सामने वाले का खून कर दे? मान लो मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा गर्म हूँ और ज़रा सा भी कोई मुझे कहे तो मैं उसका खून कर देती हूँ। पुष्पा पिक्चर का मैंने सीट डाला हुआ था ना, तो ये नहीं है कि मैं उसका अगर खून कर दूँ तो वो जायज़ है, नहीं। मेरे एक नॉर्मल आदमी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इन इंडिया वर्ड्स एंड जेस्चर्स में ऑल्सो अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज, मतलब कई बार ऐसा होता है हमारे कुछ शब्द या फिर कोई ऐसी गालियाँ हो गई, कुछ ऐसे जेस्चर्स हो गए जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन करें। इनसे रिलेटेड हम केसेस सबके करेंगे और जिससे कि ये जो एक्ट है ये फर्स्ट एक्सेप्शन में आ जाए। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या था? वॉलेंटरी प्रोवोकेशन, मतलब हम खुद जाकर उससे प्रोवोक होना चाहें, ठीक है। तीसरा क्या है? जैसा कि रुस्तम मूवी थी, रुस्तम में अगर आपको याद हो तो ये गया था पहले, है ना, अपने दोस्त के यहाँ। इसमें हुआ क्या था कि इसको डाउट था कि इसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है और वो कंफर्म कर लेता है और उसके बाद अपनी वाइफ को पिक्चर हॉल में छोड़कर वो जाता है और अपने फ्रेंड का, प्रेम आहूजा जिसका नाम था, उसका मर्डर कर देता है और अपने ऑफिस से पहले वो गन लेता है और कहता है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और उसके बाद जाकर करता है। तो इसमें क्या है?
ये तो आप उसके घर खुद गए हो ना, और वहां पर ग्रेव प्रोवोकेशन होता तो आप गन लेके क्यों गए थे? तो इसमें क्या है, मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्टर। इसमें जो उसकी पीछे की हिस्ट्री थी कि उसने गन ली, वो सोच समझ के गया, ये सब कंसिडरेशन में लिया जाएगा और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ग्रेव प्रोवोकेशन था या नहीं था। अगर ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं था तो वो मर्डर में आएगा। उसके बाद जो फाइनल ब्लो है, मतलब जिससे मौत हुई है, वो जो है इस प्रोवोकेशन का असर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम जो है शांत हो गए कि इसने मुझे भड़काया तो आज अब मैं जो हूँ शांत हो गई। 2 दिन के बाद मैंने कहा अब मैं तेरे को बताती हूँ, और 2 दिन के बाद जाके मैंने उसका खून कर दिया। नहीं, जो फाइनल ब्लो है वो कब हुआ? वो तो इस दिन पे हुआ ना, 2 दिन के बाद। तो अगर यहाँ पर हमने उसको प्रोवोकेशन अगर यहाँ पर थी, खून 2 दिन बाद किया है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, ये मर्डर में ही आएगा। तो कानून बहुत इंटेलिजेंट है, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं जो आपके बीएनएस में दिए हुए हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये जो प्रोवोकेशन है वो क्या वो इतना ज़्यादा था, क्या वो भड़काना इतना ज़्यादा था कि वो सामने वाला अगर मर्डर करे तो हम उसे माफ़ कर दें? तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि ए जो है अपने पैशन में, देखो वो जो है पहले आया ए अंडर द पैशन ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय द प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड। प्रोवोकेशन क्या था? इंटेंशनली किल्स वाई, जेड का जो बच्चा है। तो इसने क्या किया? दिस इज अ मर्डर। मर्डर क्यों है? क्योंकि प्रोवोकेशन जो है उस बच्चे ने किया था। इसमें क्या है, फिर से एक बार देख लो, ये जो ए है इसको गुस्सा किस पे था? इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था जेड पर, और उसने जेड का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो वो क्या करा, उसने वाई को, जो कि इसका जेड का बेटा था, उसने जाकर इसको मार दिया। तो क्या ये मर्डर है या नहीं? प्रोवोकेशन तो था उसको, लेकिन ये प्रोवोकेशन क्या वाई ने किया था? नहीं किया था। अब क्योंकि बेचारा ये तो छोटा बच्चा है, इसने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ए ने जो किया है, दिस इज अ मर्डर। समझ में आ गया ये? तो बच्चे ने, क्योंकि ये एक्ट के लिए बच्चे ने कोई भी प्रोवोकेशन नहीं किया, तो जेड ने चाहे कितना भी बड़ा प्रोवोकेशन किया हो, लेकिन यहाँ पर उसको सजा मिलेगी। ठीक है, अब हम अगले पे आते हैं। वाई जो है सडन प्रोवोकेशन देता है ए को, और ए जो है उस पर पिस्टल खोल देता है, जबकि उसे ये नहीं पता है, नॉट नोइंग हिमसेल्फ, कि वो जेड को मार देगा जो उसके पास में खड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा। यहाँ पर ए ने जेड को मार दिया, यहाँ पर ए ने जो है मर्डर नहीं किया है, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर नहीं, मतलब गैर इरादतन हत्या है। ये देखो ए मार रहा था ना, अब ये ऊपर चढ़ा हुआ था, जेड जो है छुपा हुआ था, तो उसको नहीं दिखा, वो मार तो वाई को रहा था और मर वाई गया, जेड गया। तो क्या होगा, वो यहाँ पर गैर इरादतन हत्या है, वो इसका खून नहीं करने वाला था। क्लियर? ये तो समझ में आ ही गया होगा आसानी से। चलिए अब सी देखते हैं। ए जो है, अब बताओ, जेड जो है पुलिस वाला है, ए को लॉफुली अरेस्ट करने आया, लेकिन ए को इतना गुस्सा, अच्छा तूने मेरे को तो ये पहनाएगा, हाँ अभी बताता हूँ, और उसने जो है जेड का खून कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मर्डर है या नहीं? ऑब्वियसली मर्डर है, वो तो पुलिस वाला तो अपना काम कर रहा था ना, तो ये तो प्रोवोकेशन नहीं हो सकता, वो अपना काम कर रहा था। ये तीसरा है। फिर हम आते हैं डी पर। डी में क्या है, ए जो है विटनेस की तरह गया, जेड ने कह दिया मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानता, है ना। अब जेड ने तो ये कह दिया कि मैं तेरी किसी भी बात को नहीं मानता। ए को इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि उसने उठाकर खून ही कर दिया। तो जेड तो अपना काम कर रहा था ना, ए को इतना गुस्सा आने की कोई बात ही नहीं थी, वो तो अपना लॉफुल काम कर रहा था। तो ये जो है प्रोवोकेशन इतना नहीं था, ये जो है मर्डर में ही आएगा। चाहे जेड ने कुछ भी बोल रहा हो, जज कुछ भी बोले, वो अपने राइट में बोल रहा है ना। अब आ जाओ अगले वाले पर, लास्ट वाला, ये लास्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसमें क्या है देखते हैं। जेड जो है बी को स्ट्राइक करता है, बी जो है वो प्रोवोकेशन दे रहा है और वो बहुत गुस्से में। ए जो बाई स्टैंडर है, ये बहुत स्मार्ट निकला। उसने देखा अच्छा बी जो है वो बी जो है जेड को मार रहा है, और जेड तो मुझे पता ही है पागल है, मेंटल है, बहुत ही गुस्से वाला है। इसने क्या किया, दे दी जेड को गोली। इसने बंदूक दे दी जेड से, अरे तू तू इसकी बात सुन रहा है बी की, उसने उसे मार दिया। तो जब जेड ने इसे मारा तो इसमें क्या होगा, उसने जो है जेड ने मार दिया, और बी को उसने हाथ में, यहाँ पे चाकू लिखा है, हमने गोली दिलवा दी, जेड को मार दिया। अब बी तो ये तो प्रिपेयर्ड नहीं था ना मेंटली, क्या होगा, तो ये तो कल्पेबल होमिसाइड होगी। लेकिन ए जो है इसने मर्डर किया, क्योंकि गोली किसने डाली, उसके दिमाग में ये डाला किसने, हथियार किसने दिया। तो यहाँ पर ए तो मर्डर के लिए लायबल है, चाहे बी हो या ना हो। ठीक, अब हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पर। हंसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977 का केस है। इसमें एक गुरबचन सिंह था, उसने देखा कि एक आदमी उसके बेटे के साथ सोडोमी मतलब गलत काम कर रहा था, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था। उसे इस पर इतना गुस्सा आया, वो जो कि जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है ना, छोटे बच्चे के साथ आप ऐसे कर रहे हो, तो उसने जो है दूसरे का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर अपील उसकी अलाउ हुई थी, और उसका जो सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से हटा दिया गया था, 7 ईयर्स। इसको मर्डर नहीं माना गया, इसको गैर इरादतन हत्या मानी गई, उसने सी ने ऐसा देखा। फिर हम आते हैं सुरेंद्र सिंह वर्सेस
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें जो है दो आदमी थे, उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी और डिसीज के पास मतलब जो मतलब ए और बी थे ना, ये सुरेंद्र है और दूसरा वाला जो है इसके हाथ में चाकू था, क्लियर। और ये जो है इसको कराटे आता था, इसने जो है ऐसी लड़ाई लड़ी कि इसको तीन उसने ऐसे ज़बरदस्त मारे कि ये मर गया। अब ये मर गया लेकिन चाकू तो इसी के पास था, हालांकि इसने सेल्फ डिफेंस का जो राइट है, मतलब ये मरता तो नहीं ना, तो इसमें उसने उसको तो एक्सीड कर लिया, लेकिन फिर भी हम इसे गैर इरादतन हत्या मान रहे हैं, हत्या नहीं है, हत्या तो हुई है ना। फिर हम आते हैं प्रसाद सावरकर, इसमें जो मर्डर है इसमें सेल्फ डिफेंस का पॉइंट उठाया गया था और इसमें ये किया था कि इसमें डकैती डल रही थी। अब ये डिसाइड करना था डकैती के केस में सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं या नहीं। तो इसमें क्या डिसाइड हुआ कि अगर जो है प्रॉबेबल है कि ऐसा जो वर्जन आया है डकैती होने वाली है वो आपको मार सकते हैं, तो इसमें भी अगर आप सामने वाले को मारते हो तो इसमें उसे हम गैर इरादतन हत्या मानकर मर्डर की पनिशमेंट ना देकर कुछ और दे सकते हैं। क्लियर है, ये समझ आया। तो इसमें क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इसमें दोनों चीज़ें आ रही थी आपकी। दोनों क्यों आ रहे हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस मुझे तो अपना बचना है और मेरे को प्रोवोकेशन भी है कि वो मेरा सामान चुरा कर ले जाएगा। अगर कोई मेरा सब कुछ चुरा कर ले जा रहा है तो मेरे को बचना तो पड़ेगा, उसको रोकना भी पड़ेगा। क्लियर। अब हम आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पर्सन और प्रॉपर्टी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है इसमें पर्सन भी है और प्रॉपर्टी भी है। क्लियर। ओहो, ये तो पीछे आगे जाता जा रहा है। अब इसमें हम देखते हैं एक्सेप्शन 2, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं मानी जाएगी अगर 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 ये मर्डर जो है गुड फेथ में हुआ है, किसमें, या तो खुद को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर आपका पेन उठा के ले जा रहा है तो उसका मर्डर कर दो, नहीं, उसके भी नियम है। इसमें क्या है, एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, अगर वो पुलिस वाला है, ठीक है, तो वो कर तो अपना काम सही से रहा है लेकिन उसमें अपनी पावर जो है वो एक्सीड करती था। उसके बाद कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम ही इज एक्सरसाइजिंग सच राइट ऑफ डिफेंस, मतलब अपने आप को बचाने के लिए अगर सामने वाले का खून हो जाता है तो फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आता है एक्सेप्शन में। अगर प्री मेडिटेशन मतलब अगर बिना इरादा के हमारी किसी की हत्या हो गई है अपने आप को बचाते हुए, तो फिर ये आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब इसमें देखो, ये लड़की आई, इसने देखा कि वो मेरी सारी तिजोरी चुरा रहा है और अगर वो इस टाइम पर इसको मारेगी तो क्या होगा, वो तो भाग जाएगा ना, अगर नहीं मारेगी सब चुरा कर। तो ऐसे में ये होगा तो मर्डर, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा एविडेंस के बेसिस पर कि ये मर्डर माना जाएगा या गैर इरादतन हत्या। वो रात में आएगी, एकदम से देखा, वो प्लान थोड़ी आई थी, तो ऐसे में वो अगर प्रूफ कर पाती है कि वो इरादा लेके नहीं आए थे तो वो एक्सेप्शन में आएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार कि जेड जो है वो हॉर्स व्हिप ए को, मतलब वो मार रहा था उसको, लेकिन ऐसे नहीं मार रहा था कि वो उसको ग्रीवियस हर्ट करे और वो मर जाए। ए ने पिस्टल निकाली और जो है जेड जो है फिर भी मारता रहा। ए ने सोचा कि और कोई तरीका नहीं है खुद को बचाने का और उसने जेड को मार दिया। अब वो भी तो मर ही रहा था, उसको तो पीटे जा रहा था। अब ए ने जो है मर्डर नहीं किया, ये सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि उसका इरादा मर्डर करने का नहीं था, वो तो खुद ही पिट रहा था, तो उसका इरादा मर्डर करने का कैसे हो सकता है, वो खुद को बचा रहा था। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आया था वो था दर्शन सिंह का। दर्शन सिंह का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 10 पॉइंट्स दिए और ये 10 पॉइंट्स आपको बताते हैं कि कब सेल्फ डिफेंस चालू होगा और कब ये सेल्फ डिफेंस का जो एक्सेप्शन है ये इसका फ़ायदा मिलेगा क्रिमिनल को या नहीं मिलेगा जिसने ऑफेंस करा। ठीक है, पहला तो ये देखते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, मतलब खुद को बचाना हर जने का पहला राइट है। और आपका रिफ्लेक्स एक्शन भी, अगर कोई आपको मार रहा है तो आप हट जाते हो या उसको मारते हो, होता है ना। तो ये अगर कोई आपको बचा रहा मार रहा है और आपको बचना है तो सबसे पहला ये हर कंट्री जो है प्राइवेट डिफेंस पे मानेगी, लेकिन रीजनेबल लिमिट्स, मतलब ये नहीं है जैसे मैंने ऐसे कहा था कोई थप्पड़ मार रहा है और उसका मर्डर कर दो, नहीं। दूसरा क्या है, प्राइवेट डिफेंस जो है सिर्फ तभी मिलेगा जब ये सडन हो। अगर आप पहले से बैठे हो तैयार, वो मेरे को मारने आएगा और ठीक है तू उसका खून कर दो, तो वो ये नहीं मिलेगा, जब ये सडन होगा तभी मिलेगा। अब मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन इज इनफ, मतलब अगर मेरे को अच्छे से शक है, शक, अब ये थोड़ी ना है, मान लो मैं ये बैठी हूँ, मुझे शक है ये जो बी है इसके पास जो चाकू है ये मुझे ही मारने के लिए आ रहा है। अब जब वो मुझे मार देगा मैं तब सेल्फ डिफेंस करूंगी क्या, नहीं। तो अगर मेरे को ये शक है कि वो मुझे ही मारने आ रहा है, वो कोई ऐसी हरकत कर रहा है, ये नहीं है कि उसके हाथ में चाकू, कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि मुझे लग रहा है मेरा ही नंबर आने वाला है, तो मैं सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ। उसका क्राइम करना उस टाइम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये राइट कब शुरू हो जाता है, जब ये एप्रीहेंशन हो, मतलब जब ये शक हो कि वो मेरे को मारने आ रहा है, तब ये राइट शुरू हो जाता है। और जब तक मेरे को ये शक हो कि ये चाकू मेरे लिए है, मैं छुपी खड़ी हूँ, तब तक वो मेरा सेल्फ डिफेंस का राइट चलता रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले उसने, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जो है
किसी बंदे के ऊपर अटैक हो रहा है तो ये तो सोचना बहुत मुश्किल है कि वो तब स्टेप बाय स्टेप सोचेगा कि अब मैं ये करूं, अब मैं ये करूं, अब मैं पुलिस को बुलाऊं, अब मैं बाहर आवाज़ लगाऊं। उस टाइम तो जो उसके रिफ्लेक्सेस में आता है वो उसको कर देता है, ठीक है। लेकिन फोर्स जो है जितना, मतलब ये है ऑफेंडर, है ना, जो क्राइम करने आए क्योंकि इसके हाथ में चाकू दिख रहा है, और ये है डिफेंडेंट। तो ये जितना बड़ा क्राइम ये कर रहा है ये उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मान लो इस चाकू की जगह यहाँ पर कोई लड़की हो और यहाँ पर बेलन हो, तो बेलन अगर वो लेकर आ रही है तो वो मरेगा तो नहीं ना, तो ऐसे केस में वो नहीं मार सकता। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, जितना बड़ा क्राइम होने वाला है सेल्फ डिफेंस उतना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो है एक्यूज आपसे सेल्फ डिफेंस नहीं भी मांग रहा लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि ये जो है सेल्फ डिफेंस ही था, कई बार आदमी गिल्ट इतना होता है उसे कि मैंने मर्डर कर दिया कि वो सेल्फ डिफेंस नहीं प्लीड करता, उस केस में भी अगर ये मटेरियल रिकॉर्ड एविडेंस है तो हम उसको ले सकते हैं। एक्यूज को ये पूरा प्रूव करना, रीजनेबल डाउट, ये एक बार पूरा प्रूव ना कर पाए तब भी उसे बस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो जरूर देना पड़ेगा, लेकिन बियॉन्ड डाउट, ठीक है। इट कन्फर्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ तब जब एक्ट जो है लॉफुल हो। मतलब वो हमने अभी किया था ना, पुलिस वाला अगर आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, पुलिस वाला आपको कह रहा है कि मैं मार दूंगा, अब मैं मार दूंगा, और आप कह रहे हो मार, तू तो मार ही नहीं सकता, कर वो मर्डर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर पुलिस वाले का एक्ट लॉफुल है तो आप उसको सेल्फ डिफेंस में फिर नहीं उसको मार सकते, पुलिस वाला आपको मारेगा, आप उसे मार दोगे, खेल ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा, कोई भी जना ऐसा जिसके पास रीजनेबल लाइफ है कि उसकी कोई भी जान को आफत आ रही है या उसकी बॉडी को प्रॉब्लम मार सकता है कोई भी जना, तो वो जो है सामने वाले का मर्डर कर सकता है। इनको आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें कोई ना कोई पॉइंट है, इसलिए मैंने लिया। पहला है कमर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो है किसी के घर पे रेड हुई थी और उसको परमिशन भी थी डीएमसी से, लेकिन एक्यूज जो है जब वहाँ पर पहुंचे तो रेडिंग पार्टी क्योंकि अपना लॉफुल एक्ट कर रही थी, तो एक्यूज ने जो है उनसे सारे गन वन छीन ली, और ऐसे में एक्यूज के पास जब प्राइवेट डिफेंस का राइट ही नहीं था तो फिर मर्डर तो इसमें तो हमारा ये एक्सक्यूज जो है नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये जो है विद प्रॉपर परमिशन था। क्लियर। अब हम आते हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रामस्वरूप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें जो है फैमिली इंस्टिगेशन था, मार्केट में एक छोटा सा मैटर था, और उसमें जो है वहाँ पर इंस्टिगेशन हुआ, वहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई बड़ाई हो गई। अब ज़्यादा लड़ाई हो गई, सबके सामने लड़ाई हो गई, तो आर्म विद वेपन्स उन्होंने जो है जो डिसीज था उसको पहले तो चैलेंज कर दिया, और फिर वो जाकर, जैसे इन्होंने इसे चैलेंज करा तो ये जाकर अपने घर से अपने कुछ रिश्तेदार ले आया और वहाँ से वो गन वन लेकर आ गया और फिर इसको शूट कर दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेल्फ डिफेंस की बात को हटा दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो सिचुएशन है ये अपने घर से बाद में लेकर आया ना, फौरन तो नहीं था, तो ये जो है इंस्टिगेशन जो था ये फौरन नहीं था। फिर हम आते हैं बलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें जो एक्यूज था वो जो है एक लैंड की ओनरशिप, मतलब तुम्हारी ज़मीन है मेरी ज़मीन, इस पे बात चल रही थी। तो कंप्लेनेंट जो है वो ट्रेस पास करके आया लाठी वाठी लेकर, और इसमें जब वो लाठी लेकर आया था तो इन्होंने जो है उसको 72 वुंड्स दिए जिससे उसकी डेथ हो गई। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है प्राइवेट डिफेंस का ज़्यादा केस है, वो तो लाठी तो लाया था, आप उसे 72 मतलब इतनी बुरी तरह से मार दोगे, नहीं, तो ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा। फिर हम आते हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रामकिशोर। इसमें क्या किया था कि कोई भी जना जो एग्रेसर है, मतलब मैं यहाँ पे गन लेके आई हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये आदमी है, अब गन लेके मैं आई हूँ, इसके पास चाकू और मैं शूट कर दूँ और मैं ये कहूँ कि गन मेरे पास है, शूट ये कर रहा था तो मैंने तो सेल्फ डिफेंस कर दिया, नहीं, जो एग्रेसर है जो मारने आया है उसको सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। फिर हम आते हैं जस्सा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या कहा था कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है ये प्रॉपर्टी में भी आता है, लेकिन प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि अगर वो मेरे खुले एरिया में आया है तब भी। ट्रेस पास का मतलब होता है कि वो आपका डकैती डालने आया, आपके घर के अंदर आया है, आपको इसमें बहुत नुकसान है, आप मर भी सकते हो, आपको इतना आपको वो मार भी सकता है, तब ये काउंट होगा डकैती में। अगर वो आपके खुले ग्राउंड में घूम रहा है, आपको तो कुछ नहीं कर रहा, उस केस में ये मर्डर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे इसलिए हमने इसको लिया है। अब हम आगे बढ़ चलिए, तो हम अब आते हैं एक्सेप्शन 3 में, जो कि है एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब एक्सेप्शन 3 क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं है अगर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है अगर, समझ आ गया? मतलब जो हत्या हुई है वो मर्डर में या इरादतन हत्या में नहीं आएगी अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटी के टाइम पर पब्लिक जस्टिस के लिए गुड फेथ में सामने वाले का मर्डर कर देता है। मर्डर मतलब हत्या कर देता है। उसके बाद अगर वो अपनी पावर्स को थोड़ा सा
एक्सीड करता है जो उसे लॉ ने दी है, तब भी वो एग्जैक्ट मर्डर में नहीं आएगा। कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विच, मतलब डेथ सामने वाले की हो जाती है जो उसे गुड फेथ, ध्यान रखना गुड फेथ आते ही क्या हो गया, गुड फेथ आते ही मेंस रिया जो है वो खत्म हो गया। तो वो जो है ये बिलीव करता है कि ये ज़रूरी है अपनी ड्यूटी के लिए, ये ज़रूरी है। जैसे देखो पुलिस वाले जा रहे हैं इसको, इसके पीछे पीछे ना, और ये जो है चाकू लेके जा रहा है, किसी ना किसी का खून करेगा। तो अगर यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी, इन्हें लग रहा है कि बचाने के लिए हमें इसे रोकना पड़ेगा, इसे मारना पड़ेगा, तो अगर वो शूट करते हैं, वो गुड फेथ में अगर कर रहा है, तो ये फिर मर्डर नहीं है। और इसमें कोई इल विल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे एनकाउंटर होता है ना, वो इसी में कवर होता है। जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं वहाँ पर यही सारी लड़ाई होती है। एनकाउंटर्स याद है आपको? ये तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए हैं, बेचारा केस भी था। तो इसमें जो है वो पुलिस वाले क्या दिखाते हैं कि ये एनकाउंटर था, जो हमारा क्रिमिनल है वो भाग रहा था, हमने उसे मार दिया, या फिर ये दिखाना पड़ता है कि ये जो क्रिमिनल था ये भाग नहीं रहा था और पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती से भगाया और उसके पास पूरा सेटअप करा। जिसने प्रूव कर दिया उसका केस हो जाएगा, है ना। सब कुछ आपकी एविडेंस और फाइट पे डिपेंड करता है। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? एक्ट जो है वो अपनी ड्यूटी के दौरान होना चाहिए, अपनी ड्यूटी करते हुए होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट ने जो है अपनी पावर को एक्सीड ही करना चाहिए। अगर आप वॉर में हो, वॉर में तो लड़ाई होगी ना, तो जो उसकी पावर है अगर वो एक्सीड कर रहा है तभी तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया। अगर वो एक्सीड ही नहीं करा तो फिर तो वो हत्या ही रहे, वो तो हत्या हुई ही नहीं ना, वो तो नॉन कल्पेबल होमिसाइड हो गई। फिर ये गुड फेथ में होना चाहिए और उसे लग रहा था कि ये ज़रूरी है और इसमें कोई इलविल या सामने वाले के लिए, जो भी क्रिमिनल था उसके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। अब इसके ज़रा दो केसेस देख लेते हैं। इसके थोड़े से केसेस कम हैं, जो मैंने दो ही डाले। इसमें एक कांस्टेबल था दकी सिंह वर्सेस स्टेट, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये तो मैंने अलग से ढूंढा है, ये वाला केस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें रेलवे प्रोटेक्शन, जो रेलवे पुलिस का एक आदमी जो था उसने देखा और शूट कर दिया। उसने देखा कि एक चोर जो है वो टैंपरिंग कर रहा था, मतलब जो मालगाड़ी होती है ना उसमें सामान रखा था, उसमें चीनी के बैग जा रहे थे और उसको टैंपर कर रहा था। और उसको जो है हवलदार ने ऑर्डर करा और उसने उसे शूट कर दिया। और इसमें क्या हुआ कि एक्सीडेंट से ये जो गोली लगी ये फायरमैन को लग गई उस चोर की वजह। तो उसको जो है उसको पहले तो उसको कन्विक्ट कर दिया, लेकिन बाद में जो है इसे एक्सेप्शन 3 में डाल दिया गया, क्योंकि कोई भी इल विल नहीं थी, उसे पहले से थोड़ी ना पता था, तो उसने तो गुड फेथ में ये किया था। और इल विल क्योंकि नहीं थी इसलिए उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। क्लियर? तो इसमें आपको अपना इंटेंशन दिखाना, अगर इल विल नहीं है तो कोई मेंस रिया नहीं। फिर हम आते हैं एक और केस ले लेते हैं, सत्यवीर सिंह राठी। ये सारे केसेस की आप चाहो तो डिटेल्स भी देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, आप इनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले। ये एलेज हुआ था कि पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं इन्होंने गाड़ी को सराउंड करा और उसके बाद उस पर इतनी गोलियां चलाई और जो उसके अंदर लोग थे उनको मतलब ग्रीवियस हर्ट हुआ। और जो है तीसरा जो है, दो तो इसमें मरी गए और तीसरा जो था उसको इतनी बुरी इंजरीज आई कि वो मर गया। अब इसमें जो है हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया था 302 आईपीसी। ये सारे केसेस तो आईपीसी के ना, बीएनएस के तो भी बने ही नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने इस डिफेंस को हटा दिया था और एक्सेप्शन 3, वो सेक्शन पहले 300 जो था अब वो हो गया है एक्सेप्शंस का। अब कौन सा हम कर रहे हैं? 101। तो ये जो है गुड फेथ में भी नहीं था और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में भी नहीं था, इन्होंने जानते पूछते इसको करा था, इसलिए इसको हम एनकाउंटर मान सकते हैं और ये सेल्फ डिफेंस या फिर पब्लिक ड्यूटी में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे एक्सेप्शन पर। चौथा एक्सेप्शन क्या है? विदाउट प्री मेडिटेशन, मतलब बिना सोचे समझे एक्सीडेंटली करना, गलती से हो जाना। तो इसमें ये एक्सेप्शन क्या कहता है कि जो हत्या हुई है वो मर्डर नहीं माना जाएगा। मर्डर कब नहीं माना जाएगा? अगर वो बिना सोचे समझे की गई हो, बिल्कुल सडन फाइट चल रही है, बिल्कुल सामने लड़ाई चल रही है, बहुत ज़ोरदार लड़ाई चल रही है और उसमें ऑफेंडर जो है अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया, कोई बहुत क्रूअल नहीं किया, लड़ाई में बस वो मर गया। अगर आपको याद हो, अब आपको याद आ रहे होंगे जो मैंने पहले वाले सीन्स दिए थे ना, अब मैं पीछे नहीं जा सकती, पहले वाले जो सीन्स थे, अच्छा मैं एक बार कोशिश करूँगी वो वापस डाल के फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। तो अगर वो बहुत क्रूअल नहीं था, इसमें ये इमटेरियल है कि प्रोवोकेशन किसने किया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने एक्सेप्शन 1 किया था ना, एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? एक्सेप्शन 1 में क्या था कि जो अग्रेसर था, जो शूट करने आया है, इसको प्रोवोकेशन का राइट या सेल्फ डिफेंस इसको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो लोग लड़ रहे हैं, चाकू इसके पास है और मैं भी लड़ रहा हूँ। अब गलती से चाकू ये किसको लग जाए, इसको या इसको, जब दोनों लड़ रहे हैं तो पता नहीं ना। तो इसमें बस यही फ़र्क है कि यहाँ पर ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसने प्रोवोकेशन पहले किया, दोनों अगर लड़ रहे हैं। अब इसके जो डिटेल्स हैं, इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो सुरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के केस में आए थे। इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि इसके एक्सेप्शन को लेने के लिए
जो ऑफेंडर है उसे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो फाइट थी एकदम सडन थी, पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया गया था, हीट ऑफ पैशन मतलब एकदम गर्मी, जब लड़ झगड़ रहे हैं उसी माहौल में एकदम से हो गया था, और असाइलेंट जो मार रहा है उसने कोई भी अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया था, बहुत क्रूअल नहीं था कि मैंने उस पर 7 बार 50 बार उसको स्टैब कर दिया या गोली मारी तो मारता ही चला गया, नहीं। ये जो है बस लड़ाई दोनों में चल रही थी और गलती से कोई किसी एक की मृत्यु हो गई। अब हम इसके कुछ केसेस देखते हैं। अमृतलिंगा नादर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1976। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर सडन फाइट है जहां पर जो डिजास्टर्स ब्लो है वो अगर इस फाइट के दौरान ही दिया गया है तभी ये एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये उसके बाद होता है तो इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, और अगर उसमें जैसे अभी लड़ाई के टाइम ही जो जब लड़ाई हो रही है तभी वो डिजास्टर्स जिससे उसकी मौत हुई है, अगर ये उसी टाइम पर वो ब्लो आता है तभी इसका एक्सेप्शन उसको मिलेगा। फिर राधेश्याम एंड अनदर, इसमें क्या था, इसमें जो एपेलेंट था वो बहुत ही गुस्से में आ गया था और उसको ये कहा था कि उसका जो बछड़ा है काव जो है वो डिसीज के घर अपने आप आया था और इसलिए वो गालियाँ देने लगा, और जब वो चुप हुआ तो उसने फिर उसने गोली चला दी। तो इस फाइट के दौरान एक्यूज के पास वेपन तो था और जो दूसरा आदमी था वो अनार्म्ड था। अब जिसके पास वेपन था उसने जो है इंटेंशन तो होगा ना मारने का, इसलिए उसको मर्डर किया। क्या उसके घर पे अगर कोई बछड़ा आ जाएगा तो क्या वो गालियाँ दे के करेंगे तो क्या आप उसको मार दोगे? नहीं ना। तो नारायणा नैयर वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, इसमें कोर्ट ने क्या कहा था, फाइट जो है जो जो दो लोग लड़ रहे हैं उन्हीं दोनों के बीच होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ ये लड़ रहा है और यहाँ इन दोनों में तो लड़ाई चल रही है और खून कौन कर दे, वो तीसरा आके कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो इसमें दो लोग लड़ रहे हैं ये उसी के लिए चलेगी, बाकी किसी और के लिए नहीं चलेगी। अगर कोई तीसरा जना मर्डर कर देता है तो उसे इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। अब ये वही है एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 जो मैंने आपको दिखाया था, इसका एग्जाम्पल देख लो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आदमी है ये पहले से भड़का रहा है, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे किसने भड़काया। तो फर्स्ट वाले केस में अगर ये बैल, इसकी जगह कोई आदमी चाहिए, मैं सिर्फ एक इंसिडेंट समझ, अगर वो इसको मार देता है तो ये प्रोवोकेशन है। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते अगर किसी एक की मौत हो जाए तो वो गैर इरादतन हत्या होगी, वो हत्या में नहीं आएगी। ये डिफरेंसेस दिए हैं, और ये भी सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में थे, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। केस में क्या कहते हैं, प्रीमेडिटेटेड नहीं होना चाहिए, और एक्सेप्शन 1 में क्या है, टोटल डिप्रिवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मतलब वो इतना ज़्यादा भड़का हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर क्या, वो भड़का हो या ना हो, ये तो गर्मी है, आपस में लड़ाई में ही हो जाता है, दोनों सोबर लोग हैं और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक की हत्या हो गई। ठीक है, इसमें एक और आपको बताया था, इंजरी जो है वो प्रोवोकेशन का रिजल्ट होना चाहिए, और एक्सेप्शन 4 में वो उस लड़ाई का रिजल्ट होना चाहिए, सिर्फ प्रोवोकेशन का नहीं, लड़ाई का। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक्सेप्शन 4 में ये ज़रूरी नहीं है कि किसने प्रोवोक किया और किसने नहीं किया। चलो अब हम आते हैं टाइम टू थिंक। इसमें अब हम केस को देखते हैं ज़रा, इंटरेस्टिंग सा ये केस है। इसमें एक आदमी था जिसका इंटेंशन था अपनी वाइफ को ही मारना था। उसने क्या किया, उसने जो लेडी थी उसने भड़का भड़का कर अपने ऊपर जो केरोसिन ऑयल डाल दिया, और जब उसने केरोसिन ऑयल डाला तो ये इंटेलिजेंट आदमी बहुत था, इसने उस पर बस एक तीली मार दी, और उसके बाद कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो एक तीली मारी, अब मर हो गई। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताओ कि उसको मर्डर के चार्ज में माना जाएगा या नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब इसे हम मर्डर मानेंगे या नहीं। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब एक्सेप्शन 4 का इसे बेनिफिट मिलेगा या नहीं। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एक्सेप्शन 1 मिलेगा या नहीं। या फिर ये गिल्टी ही नहीं है क्योंकि इसने किया गया, इसने तो सिर्फ एक माचिस जलाई है। अब आप मुझे बताओ, अब ये जो है आंसर है इसका ए, ये है मर्डर। और ये क्यों है, एपेलेंट जो है ये एक्चुअल केस था अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, असली केस है, इसको आप पढ़ भी सकते हो, इंटरेस्टिंग सा केस था तो मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। उसने ये जानते पूछते काम किया, इरादा उसका पूरा मर्डर का ही था। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सेप्शन 5 पर, कंसेंसुअल या सुसाइड पर। जो मैंने कहा था दो प्यार करने वाले हैं, उनके मम्मी पापा नहीं मान रहे, पिक्चरों में तो बहुत होता है, असल लाइफ में देखते हैं। एक्सेप्शन 5, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं है, मतलब गैर इरादतन मानी जाएगी अगर जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है वो 18 साल से ऊपर था। अगर वो 18 साल से नीचे था तो वो सुसाइड कर नहीं सकता, वो ये पैक्ट कर नहीं सकता क्योंकि वो माइनर है, 18 से ऊपर होना चाहिए। और ये जो डेथ है ये उसकी अपनी मर्जी से हुई है, उसी ने कहा। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने जो है इंस्टिगेट किया, वॉलेंट्री कॉजेज जेड अ चाइल्ड टू कमिट अ सुसाइड, ये बीएनएस का इलस्ट्रेशन है। अब हेयर ऑन अकाउंट ऑफ जेड्स यूथ, अब यहाँ पर क्योंकि वो माइनर था तो वो तो अपनी कंसेंट दे ही नहीं सकता था। कंसेंट तब मानी जाती है क्या, कंसेंट कब मानी जाती है, जब कोई जना मेजर हो और अपने सेंसेस में हो। अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड है, आपने उसे ड्रग्स दे दिया और उसके बाद अगर उसने आपको अपनी कंसेंट दिया तो वो तो मानी नहीं जाती, वो तो कंसेंट ही नहीं है। इसलिए ए जो है उसने मर्डर कमिट किया।
इसमें पॉइंट क्या प्रूव करने होते हैं कि जो डेथ है वो कंसेंट से हुई है, जो डिसीज था जिसकी मृत्यु हुई है वो 18 साल से ऊपर था, जो कंसेंट थी वो फ्री और वॉलेंटरी थी, फोर्स नहीं थी उसकी, ये नहीं था आपने बंदूक रख दी उसको और उसको कहा या तो मैं जहर दे दूंगा या तो अपनी लिख दे, नहीं। जो सुसाइड पैक्ट है इसमें अगर कोई एक गलती से मर गया, उसने भी दोनों ने ये डिसाइड किया था ना मरेंगे, अगर कोई बच गया है तो फिर हम उसे मर्डर के लिए नहीं मानेंगे। अब ये देखते हैं विजय अलियास ज्ञानचंद जैन, इसके केसेस देख लेते हैं। इसका जो केस है इसमें एक्सेप्शन 5 को क्लेम किया गया था और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, रिसीव अ वेरी स्ट्रिक्ट नॉट लिबरल। इसमें जो ये हम अप्लाई करेंगे इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, ये नहीं है कि जो भी जना आए और वो अपनी कंसेंट दे दे और फिर विक्टिम उसे मार दे, नहीं, इट हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट, इसके लिए रूल्स होने चाहिए। इसका जो सबसे फेमस केस था वो था दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सबसे इम्पोर्टेंट केस था, मेजर केस भी था, उसी को हम इसमें ज़्यादातर प्रेसिडेंस की तरह यूज़ करते हैं। इसमें एक्यूज जो था वो क्लास 10th का स्टूडेंट था और वो फेल हो गया। उसकी वाइफ जो थी वो 19 ईयर्स की थी और उसने डिसाइड किया कि हम जो है मैं तो अपना मरना चाहती हूँ। तो उसकी वाइफ ने क्या कहा, भाई अगर तू मरना चाह रहा है तो पहले मुझे मार दो, यहाँ तो मैं जिंदा कैसे रहूँगी। उसे बहुत चिंता हुई, तो एक्यूज ने पहले अपनी वाइफ को मार दिया, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को मार उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब कोर्ट ने ये कहा क्योंकि डिसीज ने अपनी कंसेंट अपने मन से दी थी और इसमें कोई बुरी फीलिंग नहीं थी, कोई कुछ इंटेंशन नहीं था उसका, वो तो खुद भी मरने जा रहा था, तो इसमें उसको मर्डर का दोषी नहीं माना जाएगा और उसे ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं, शिव प्रसाद वर्सेस अरविंदम, ये सॉरी @ का मतलब उसका नाम है एलियास, और केरला का केस है। इसमें गिरजा कुमारी जो है वो मैरिड थी एक्यूज को और उसने पॉइजन खा लिया था। मैरिज के बाद जो है जब मरने से पहले वो रेंटेड हाउस में रहते थे और एक्यूज जो है वो बार बार जो है गिरिजा देवी को क्रूएलिटी और उसको जो है उसके सारा गोल्ड उसने ले लिया, सारे उसके पैसे ले लिए थे, सब कुछ ले लिया था और उसकी जॉब खो गई। उसने क्या कहा गिरिजा कुमारी को कि तुम जो है सुसाइड कर लो, उसने खुद ही कर और जो है उसको फ्रूट दे दिया और उसमें उसको पेस्टिसाइड या जहर मिलाकर दे दिया और उसके बाद उसने कहा तू खा ले फिर मैं भी खाऊंगा। तो गिरिजा कुमारी ने तो खा लिया लेकिन उस एक्यूज ने नहीं खाया। अब जब गिरजा कुमारी ने खा लिया और एक्यूज ने नहीं खाया और वो उसको हॉस्पिटल लेके चला गया, तो यहाँ पर ये सेक्शन में उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम फिर से इट्स टाइम टू थिंक। अब कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ डन अंडर, इनमें अगर जो है कोई भी मर्डर करता है तो इनमें से किस में नहीं होता, इंटॉक्सिकेशन, प्रोवोकेशन, इरेसिस्टिबल इम्पल्स या सारे, जल्दी से बताओ किस में वो मर्डर नहीं माना जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेव प्रोवोकेशन है तो नहीं माना जाएगा। इंटॉक्सिकेशन तब जब हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन देते, जब भी आपको ऑप्शन सारे दिए जाएं तो ज़रूर सारे पढ़ लें, वरना आप इंटॉक्सिकेशन को ही कर लेते हैं। नशे में आदमी तो वो मर्डर नहीं होगा, नशा के साथ कुछ कंडीशंस भी है ना, क्लियर। फिर हम आते हैं अगला, इसमें क्या है, ए जो है वो एक फिजिकल ट्रेनर है और वो रेफरी की तरह काम कर रहा था हॉकी मैच में, जो कि क्लास 11th और 12th के बीच में था। 10th का एक बच्चा आया और वो इतना गुस्सा हो गया कि उसको खेलने नहीं दिया गया। खेलने क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि क्लास 10th और 11th और 12th का था। और जब वो इतना गुस्सा हो गया तो एक्स ने हॉकी स्टिक उठाई और उसने ए के सिर पर दे मारी, ए गिर गया और वो मर गया। अब इसमें क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, क्या इसमें कोई डिफरेंस होता अगर जो है ए इसलिए मरा होता कि उसको मेडिकल की एड नहीं मिली और वो 10 दिन के बाद मरता। अब आप ये मुझे बताओ क्या हुआ है, इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैंने डिटेल्ड बनाया है लेकिन इसके बाद आई एम श्योर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और मेरा तो बहुत ही मन था एक बार मैं आपके साथ वो फ़ोटो ज़रूर डिस्कस करती, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, जब हम डिफरेंस करेंगे सेक्शन 100 और 101 में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।